बारिश में गरीब परिवार का बुरा हाल। बाहर तो बहुत तेज आंधी तूफान चल रहा है। मैं मजदूरी करने कैसे जाऊंगा? बाबा आप रुक जाइए, मौसम बहुत खराब है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं मजदूरी करने कैसे जाऊंगा? घर में खाने के लिए एक अन्न का दाना तक नहीं है। तभी बहुत तेज बारिश और बिजली कड़कने लगती है। अरे देखो जरा बाहर कितनी तेज बारिश आ गई है। मैंने झोपड़ी पर तिरपाल डाली लेकिन उस पर पत्थर रखना भूल गया। वह तो हवा से सारी उड़ जाएगी। हे भगवान, मैंने आपसे कहा भी था, फिर भी आप भूल गए। रमेश के इतना कहते ही उनकी झोपड़ी की छत से पानी टपकना शुरू हो जाता है। छत से पानी टपकता देख रमेश और उसकी पत्नी शकुंतला इतनी बारिश में दौड़ते हुए ईंट रखने के लिए भागते हुए गए। अरे सुनते हो जी, पत्थर अच्छे से रखना, कहीं नीचे न गिर जाएं। अरे हाँ सही से रखूंगा। रमेश इतना कहते ही से पत्थर से तिरपाल को अच्छे से दबाने लगता है, जिससे छत ढक जाती है और झोपड़ी से पानी टपकना बंद हो जाता है। लेकिन इसी के चलते हुए दोनों पति पत्नी बहुत भीग जाते हैं। चलो शकुंतला, बहुत ठंड हो रही है, बाहर घर में चलते हैं। चलो, बरसात में मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया है। आप ठीक कह रहे हैं, चलो चलते हैं घर। दोनों पति पत्नी घर के अंदर आ जाते हैं और उनकी बेटी उन्हें सूखा कपड़ा देती है और अपना शरीर पहुंचने के लिए कहती है। आप लोग अपना शरीर पहुंच लो और सूखे कपड़े पहन लो, नहीं तो ठंड लग जाएगी। रमेश और उसकी पत्नी कपड़े बदल लेते हैं और इतने में शकुंतला का बीमार बेटा कुछ कहता है। अरे बहन, तुमने खाने के लिए कुछ बनाया नहीं? नहीं भाई, मैं पानी बंद होने का इंतजार कर रही थी। घर के अंदर खाना कैसे बनाऊंगी, सारे में धुआं ही धुआं हो जाएगा। ठीक है, पर मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने के लिए बना दो। ठीक है भाई, मैं खाना बनाकर लाती हूँ। सोनम रसोई में जाकर अपने भाई के लिए खाना बनाने लगती है। वह अपने भाई के लिए दाल चावल बनाकर लाती है और अपने भाई को जाकर खिला देती है। तुम पर कितनी जिम्मेदारी आ गई बेटा। इस गरीब झोपड़ी में क्या क्या दिन देखने पड़ रहे हैं हमें। तुम्हारा भाई भी बीमार रहता है, चल नहीं पाता। भगवान सब ठीक करेगा। माँ चलो खाना खाते हैं। सोनम अपनी माँ को हौसला देती है। इसके बाद वह अपनी माँ और पिताजी के साथ बैठकर खाना खाती है। बारिश होती रहती है लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं लेती। खाना खाकर वह सभी सो जाते हैं। आधी रात के समय जिस तरफ सोनम के भाई का बिस्तर होता है, वहाँ पर पानी टपकना शुरू हो जाता है। अरे ये क्या पानी टपक रहा है? मामा लगता है सो गई। अब क्या करूं? मैं यह पानी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अरे बेटा, ये क्या हुआ? अरे माँ, रात भर यह झोपड़ी से पानी टपकता ही रहा। मैंने आपको जगाने की कोशिश की, सोनम दीदी को भी आवाज लगाई, लेकिन मेरी आवाज आप लोगों तक नहीं पहुंची। यह सुनकर सोनम को बहुत दुख होता है। वह अपने भाई को सूखे कपड़े पहनाकर बिस्तर पर लेट देती है, लेकिन तभी अचानक से गांव में बाढ़ आ जाती है। अरे यह क्या हुआ बाबा, लगता है गांव में बाढ़ आ गई है। अब क्या होगा? अब हम लोग क्या करेंगे? अरे सोनम बेटा, कुछ करता हूँ मैं, नहीं तो अभी हम सब बह जाएंगे। रमेश फौरन घर के बाहर जाता है। वहाँ वह आसपास देखा तो उसे एक ठेला दिखाई देता है। रमेश उसे लेकर आता है और उस पर अपने बीमार बेटे को लेटा देता है। अरे चारों तरफ पानी ही पानी हो रहा, हमें यहाँ से जाना चाहिए, नहीं तो हम सब डूब जाएंगे। तभी अचानक से उनकी झोपड़ी पानी में डूबकर बह जाती है। हमारी झोपड़ी चली गई। हाँ बेटी, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तुम्हारे भाई को यहाँ से किसी ऊंचे स्तर पर लेकर जाना होगा।
रमेश शकुंतला और उसकी बेटी अपने बेटे को लेकर ऊंचे स्तर पर ले जा रहे होते हैं, लेकिन पानी ज्यादा होने के कारण संतुलन बिगड़ जाता है और उसका भाई पानी के बहाव में बह जाता है। अरे देखिए देखिए, मेरा बेटा पानी के साथ बहते हुए जा रहा है। हे भगवान, अब हम क्या करें? हम लोग भी डूब रहे हैं, कुछ सहारा भी नहीं मिल रहा है। कुछ सहारा मिले तो हम लोग यहाँ से निकले। हे भगवान, कोई हमारी मदद करो। हे ऊपर वाले, कुछ तो मदद करो। तभी सोनम की माँ को एक कटे हुए पेड़ की लकड़ी का सहारा मिलता है। वह उसे लकड़ी के सहारे अपने पति और बेटी की जान बचा लेती है। उसी लकड़ी के सहारे वह लोग तैरते हुए एक ऊंचे स्तर पर पहुंच जाते हैं, जहां पर कुछ लोग खड़े होते हैं। हे भगवान, मेरी 5 साल की बेटी थी, पता नहीं ये बाढ़ के कारण कहाँ पानी के साथ बहकर चली गई। वहाँ पर एक औरत अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान थी और यहाँ पर रमेश, शकुंतला, सोनम अपने भाई के लिए फूट फूट कर रो रहे थे। मेरा बेटा पता नहीं कहाँ होगा, किस हाल में होगा, पता नहीं जिंदा है भी या नहीं। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? भगवान पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारा बेटा हमें जरूर मिलेगा। वह देखो, सरकारी लोग हमारी मदद कर रहे हैं, परिवार के सदस्यों को ढूंढ कर ला रहे हैं। रमेश और उसका परिवार अपने खोए हुए बेटे की राह देखते रह जाते हैं। ना तो उनका बेटा मिलता है, उसकी लाश मिलती है। इतनी बारिश हो रही है, अब हमें हमारे लिए कुछ करना होगा। मेरे बेटे का तो अता पता है ही नहीं। हाँ शकुंतला, तुम ठीक कह रही हो। अब हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। शकुंतला और रमेश जंगल से लकड़ी इकट्ठी करके लाते हैं और झोपड़ी बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बारिश होने के कारण उनकी झोपड़ी बन ही नहीं पाती। बारिश बहुत जोरों से हो रही है। बाबा, मैं पन्नियां इकट्ठी करके लाती हूँ। सोनम पन्नियां इकट्ठी करती है और उन्हें जोड़कर अपनी माँ और पिताजी को पानी से बचाने की कोशिश करती है, और इसी के चलते शकुंतला और रमेश झोपड़ी बना लेते हैं और तीनों उसमें रहने लगते हैं। बाबा, अपने और माँ ने जैसे तैसे करके झोपड़ी तो बना ली, लेकिन हमारा भाई और मिल जाता तो और अच्छा होता। मेघा अफसोस करके दुखी हो रही थी। तब तक उसे झोपड़ी के बाहर से उसके भाई की आवाज आती है। माँ, पिताजी कहाँ हो आप लोग? यह तो भाई की आवाज है। सोनम जैसे ही झोपड़ी के बाहर जाती है, वह अपने भाई को खुद पैरों पर चलकर आते हुए देखते हैं। भाई, तुम चल सकते हो, हिल सकते हो, तुम खड़े हो सकते हो, और ये सब कैसे हुआ? यह तो एक चमत्कार है। बहते बहते मैं पता नहीं कहाँ पहुंच गया था। मैं बेहोश हो गया था। जब होश आया तो हाथ पर मेरे चलने लगे थे, तो फिर ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ तक आ गया। यह भगवान का चमत्कार ही था। हमारी झोपड़ी भी टूट गई। अब हम कहाँ रहेंगे दीदी? माँ और पिताजी ने दोबारा झोपड़ी बनाई है, और ईश्वर बहुत अच्छी झोपड़ी बनाई है। पानी भी नहीं टपक रहा। चलो भाई, हम सब साथ मिलकर रहेंगे। रमेश और शकुंतला अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होते हैं। सभी एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं। बरसात खत्म होने के बाद रमेश और उसके बेटा बहुत मेहनत करते हैं और पैसे जोड़कर अपने लिए अच्छा पक्का मकान बना लेते हैं।